नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व डीजीपी डॉक्टर विक्रम सिंह सर। थोड़ी सी गैप के बाद और बहुत सेंसिटिव मुद्दा है आज जो हम लेकर आ रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि भारत की राजधानी दिल्ली, अच्छा, दिल्ली के साथ एक बड़ी अजीबोगरीब चीज है। 1912 में जब ब्रिटिशर्स दिल्ली शिफ्ट हुए, उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। जब मुगल्स आए तो उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। और मैं कई बार वास्तुशास्त्र के लोगों से पूछी हूँ कि दिल्ली के साथ कुछ गड़बड़ है क्या? महाभारत भी दिल्ली के आसपास लड़ी गई, अगर हम अपने पुराने जमाने की बात करें तो महाभारत के समय से दिल्ली की तरफ सभी की नजर रहती है, पर जो दिल्ली पे कब्जा करता है उसके लिए बड़ी परेशानी हो जाती है। ये एक बड़ा यूनिक सी चीज है जो मैं कई बार हम लोग सर्कल्स में भी डिस्कस करते हैं। दिल्ली पर अटैक करना, दिल्ली को उड़ा देना, दिल्ली पे कब्जा करना, लाहौर में लंच और दिल्ली में क्या, लाहौर में डिनर और दिल्ली में ब्रेकफास्ट, ये पाकिस्तान के मंसूबे रहे हैं पूरी जिंदगी। उसी तहत जब तब दिल्ली की तरफ ये लोग अग्रसर हो जाते हैं। अब एक जो बड़ी डेवलपमेंट आई है, विच इज वेरी शॉकिंग ऑल्सो, बिकॉज इसमें बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व हैं, जानकर अनजाने में, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, या फिर कुछ और भी गड़बड़ियां चल रही हैं बैकग्राउंड में। समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट अ सिंपल थिंग दैट हैज हैपेंड। सर, ये क्या हुआ है जिसकी वजह से आप और मैं एकदम से घबराए हुए, मतलब हमें जैसी ये न्यूज मिली, वी वर लाइक इमीडिएटली इस पे शो करना है। ओवर टू यू सर। नमस्कार गायत्री जी, जय हिंद, वंदे मातरम। बड़ी कृपा की कि आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण में प्रकाश डालने के लिए एक शॉर्ट नोटिस पे आपने एक चर्चा का अवसर दिया है। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, पहले तो आप समझ लें कि दिल्ली के बारे में ये सही है कि कुछ जगहें अभिशप्त होती हैं, लेकिन मैं कम से कम वैज्ञानिक हूं। और हम कर्म अगर अच्छा है तेरा, किस्मत तेरी दासी है। कर्म अगर अच्छा है तेरा तो किस्मत तेरी दासी है। पाकिस्तान वाले तो वैसे भी डूबा हुआ जहाज है, आज डूबे शाम को डूबे कल तक डूब जाए। ये तो सिर्फ है कि आपको उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन ख्वाब देखने से में किसी की कोई प्रतिबंध नहीं है। ख्वाब कोई भी कुछ भी देख सकता है, तो ख्वाब देखने दीजिए उनको। लेकिन ख्वाब इन्होंने सन 47 में देखा, पूरा नहीं हुआ। ख्वाब इन्होंने सन 65 में देखा, नहीं पूरा हुआ। 71 में देखा, और तब से आज तक ख्वाब ही देख रहे हैं चंडू खाने की तरह। और उनके सारे ख्वाब जो है, दिल के अरमान आंसुओं में बह करके निकल गए। और अब जो है ये बदला हुआ भारत है। जब हमने कर्म की बात की है, कहां पर एक सात्विक प्रधानमंत्री, कहां पर एक युग पुरुष, कहां एक अर्ध सन्यासी प्रधानमंत्री, और कहां पर दुराचारियों की पराकाष्ठा, जिनकी सारी जिंदगी जाती है शक्तिवर्धक दवाएं खा खा करके विदेशों में जा करके अय्याशी करने की। ये तो वैसे ही पापी दुराचारी दुरात्मा है। हमारे यहाँ कहते हैं कि जब 50 की आयु हो जाए तो आदमी को वानप्रस्थ की तरफ हो जाना चाहिए। इनके यहाँ क्या है कि मरते दम तक अगर कोई खूबसूरत महिला दिखाई पड़ जाए, युवा महिला दिखाई जाए, तो लार टपकने लगती है, जैसे सड़कीले कुत्ते के, जो खुजैले कुत्ते जैसे होते हैं। इनकी जो हाल होता है वही इनके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, उम्र 94 साल, बोला नहीं जा रहा है, लेकिन लार टपकती रहेगी। तो इनकी बातें हम ना करें तो ज्यादा अच्छा है। अब हम बात आते हैं कि मंसूबे पूरा करने के लिए इन्होंने क्या किया। आप इकलौती पत्रकार हैं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण चीजों को आपने फ्लैग किया। आरडीएक्स क्या है? आरडीएक्स है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। और हेनिंग नाम के जर्मन वैज्ञानिक ने 1898 में इसका आविष्कार किया था। और आविष्कार के बाद प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में इसका सैनिक प्रयोग खूब हुआ। और आज भी जो बहुत प्रमुख हमारे एक्सप्लोसिव्स हैं, C4 और सेमिटेक्स प्लास्टिक एक्सप्लोसिव्स जो होते हैं, C4 और सेमिटेक्स, इनमें प्रयोग किया जाता है। आपने सबसे बड़े एक्सप्लोसिव का नाम सुना होगा, TNT, ट्राई नाइट्रोटूलिन। उससे दूना ज्यादा ये विस्फोटक और घातक होता है, दूना ज्यादा। तो अगर 200 क्विंटल, अगर आपने 2 क्विंटल यानी 200 किलो अगर बरामद किया है यूपी पुलिस और एटीएस ने, तो ये मान के चलिए कि इसको 5 गुना या 3 गुना अगर आप कर देंगी, 2 गुना आप कर देंगी, तो ये 4 क्विंटल TNT डायनामाइट से ज्यादा ये विस्फोटक था। आप अंदाज लगा सकती हैं कि अगर ये पहुंच जाता तो इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता था। ये तो दिल्ली को दहलाने का पूरा इंतजाम था। जितनी बातें आ रही हैं, क्योंकि जल्दी में ये हम लोग कर रहे हैं शो, लेकिन इसमें दो डेडलाइंस हैं। डेडलाइन तो एक ही है कि 25 अगस्त की रात में, यानी बीती रात को ये पकड़ा गया है
यूपी पुलिस और एटीएस ने किया है। लेकिन एक इंस्टाग्राम की पोस्ट ये कह रही है कि बटाला पुलिस का भी इसमें इनपुट था। क्या किसी का भी इनपुट हो, जिसका भी इनपुट हो, उसको बधाई और जय हिंद और सलाम, और उसके जज्बे को मैं सैल्यूट करूंगा। लेकिन अब आपका काम शुरू हो रहा है। ये जो पकड़े गए हैं, पहले इनके बारे में जरा आप समझ लीजिए। शाहनवाज और उजैर। शाहनवाज मेरठ का रहने वाला है और उजैर हाथरस का रहने वाला है। एक हाथरस और एक मेरठ। दोनों की उम्र 30 से कम है, यानी 26 से ज्यादा, 30 से कम। तो एज प्रोफाइल आपने देख ली। अब ये किस तरीके से इन्होंने बसों में छुपाया, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसकी पैकेजिंग मुसाफिरों के सामान की तरह पैसेंजर बस में और मुसाफिरों के सामान में अलग अलग छितरा करके अलग अलग बैग्स में। ऐसा नहीं है, ये कोशिश करते कि एक बैग में भी आ सकता था और कम से कम दो बैग्स में तो आ ही सकता था। लेकिन इन्होंने छोटे छोटे पैकेट्स बना करके मुसाफिरों के सामान की तरह पूरे बस के इसको छितरा करके छुपा करके रखा। तो आप समझ सकती हैं कि इनके शातिर दिमाग में पूरा इनको अंदाज तक कभी छापा पड़ेगा तो ये बच भी सकते हैं। इन्होंने अपने आप को इन सामानों से दूर करने की भी पूरी कोशिश की। उजैर और शाहनवाज, मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी पूरी आपराधिक इतिहास, इनकी पूछताछ में प्रमुख प्रश्न की ये तुम्हें आरडीएक्स कहां से आया, किसने भुगतान किया, तुम किन लोगों से बात कर रहे हो, जितने लोगों से तुम संपर्क में रहे हो, चाहे ईमेल पे, इंस्टाग्राम पे, सिग्नल पे, टेलीग्राम पे, बोटिम के ऊपर और स्नैपचैट के ऊपर और जो रोग एप्स होते हैं, इसका पूरा हीला हवाला लेके खंगाल दें कि जिनसे भी ये साल भर के अंदर जिन जिन से संपर्क में थे। अब उसके बाद आते हैं गायत्री जी इनकी माली हालात। पिछले 24 महीने में एक एक पाई का हिसाब दें कि कहां से इनके पास पैसा आया और कहां इन्होंने पैसा खर्च किया। मैंने बताया किसके संपर्क में थे, और इसको बताएं कि आरडीएक्स आया कहां से। क्योंकि महत्वपूर्ण चीज ये नहीं है कि जो बरामद होगी, महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये आया कहां से और ये आपराधिक षड्यंत्र क्या था, दिल्ली को कौन दहलाना चाहता था और कैसे दहलाना चाहता था। सर अब 200 प्रश्न 200 किलो जो ये आरडीएक्स था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इट वाज टारगेटेड टुवर्ड्स अ मिनिस्टर? क्योंकि अभी हमने देखा था रिसेंटली 2 इंसिडेंसेस हुए हैं। अगर तार से तार जोड़ी जाए तो रेखा गुप्ता जी के ऊपर अटैक हुआ था एंड दैट पर्सन वाज कैरिंग अ नाइफ। वो रेखा गुप्ता का गला काटना चाहता था, जो कि बाद में निकल कर आया। दूसरा एक बंदा रेलवे ऑफिस की तरफ से जो नई बिल्डिंग है हमारी पार्लियामेंट की, उसके अंदर कूद गया था। उसको बाद में अरेस्ट किया गया था। दैट वाज़ अ सिक्योरिटी ब्रीच। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे सेंट्रल मिनिस्टर्स स्पेशली मोदी जी के ऊपर हमेशा एक अ, वो रहता है, हम लोगों का ध्यान रहता है क्योंकि उनके ऊपर इतने असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हो चुके हैं कि मोदी जी के ऊपर या अमित शाह जी के ऊपर या दोवल जी के ऊपर, रेखा गुप्ता के ऊपर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके ऊपर रहा हो कि इनकी किसी रैली में लगाकर, क्योंकि 200 किलो लेकर ये संसद में तो नहीं घुस पाएँगे। ये अंडरस्टूड है। या फिर छोटे-छोटे टुकड़ों में दिल्ली के अंदर कई जगह करने का 200 किलो मायने रखता है। मसला ये है, आपने बड़ा मुझे प्रसन्नता है कि आपने इस महत्वपूर्ण बिंदु की ओर आपने ध्यान आकृष्ट किया है। अगर विश्व के या भारत के सर्वाधिक जिनके ऊपर खतरा है, अगर मैं इंगित करूं, सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी, नंबर 2 योगी जी, नंबर 3 अमित शाह जी, नंबर 4 मोहन भागवत जी। ये हो सकता है कि ग्रेडिंग आप थोड़ा एक दो आगे पीछे कर लें, लेकिन ये निर्विवाद है कि सर्वाधिक खतरा अगर आज की तारीख में भारत में और विश्व में अगर किसी को है तो प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और मोहन भागवत जी। फिर हमारे बाकी जो वरिष्ठ नेता हैं वो तो सब खतरे में ही हैं, वो तो हिट लिस्ट में है ही है, इसमें तो कोई संशय की कोई बात ही नहीं है। 200 आरडीएक्स जाहिर है कि दिवाली के पटाखे के लिए नहीं आ रहे थे या किसी और पटाखे फुलझड़ी बनाने के लिए नहीं आ रहे थे। ये आ रहे थे विध्वंसात्मक कार्रवाई करने, राष्ट्र विरोधी तत्वों के हाथ में ये वो चीज आ गई थी कि ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए प्रयोग होने वाला था। अब हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज केवल यूपी पुलिस और एटीएस नहीं, गायत्री जी, इसमें रॉ, आईबी, मिलिट्री इंटेलिजेंस और स्थानीय पुलिस से लेकर के तमाम जो सूचना तंत्र हैं, पहले तो इनके ऊपर डेटाबेस आप बना लीजिए 24 घंटे के अंदर, किन किन के संपर्क में आए, पाकिस्तान बांग्लादेश कितनी बार गए, इनके धन की इनकी पासबुक को खंगाला जाए, हवाला नेटवर्क को पकड़ा जाए,
ये किन किन से संपर्क में थे, भले ही रोग एप्स का इस्तेमाल किया हो, और तमाम चीजें जब आएंगी तो आपके सामने चौंकाने वाले तथ्य आएंगे। आप खुद देखिएगा कि एक तार से दूसरा तार, दूसरे तार से तीसरा, और जिस तरीके से इनके पास 200 किलो आरडीएक्स आया, और जिस सावधानी के साथ उन्होंने पैक किया, पैक करने के बाद पूरे बस की छत के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया, जाहिर है कि ये तो बड़े शातिर दिमाग के हैं। अब हमारी ऊपर ये चुनौती है कि जैसे छांगुर गिरोह के बारे में आपने सफल अनावरण किया, इनके भी तार से तार निकाल करके देखें कि आखिर इनके मददगार कौन है। आपने दिल्ली की हमारी मुख्यमंत्री जी रेखा जी के बारे में बताया कि आक्रमण करने की कोशिश की। ये तो बात दूसरी है कि वो निष्फल हो गया, लेकिन ये बड़ा गंभीर प्रकरण है। और ये संतोष का विषय है कि सरकार ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस आयुक्त को बदल दिया, क्योंकि ये मजाक नहीं कि निर्वाचित मुख्यमंत्री, वो भी एक महिला मुख्यमंत्री, इस तरीके से आक्रमण हो और चाकू लेके कोई पहुंच जाए, कहते गला दे देंगे। मैं जरा सचेत करना चाहूंगा, और ऐसे तत्व जहां मिले, ये सुनिश्चित करें कि हंगामा गिरफ्तारी में मुनासिब चोट जरूर पहुंचा दी जाए कि दोबारा ये चाकू उठाने के काबिल न रहे। बाकी अदालती कार्रवाई तो जो होती रहेगी वो तो होती रहेगी, लेकिन जो कितनी खिदमत हम कर सकते हैं उतनी तो हम कर ही लें। मजाक बना रखा है इन्होंने, निर्वाचित मुख्यमंत्री के ऊपर आप चाकू लेके आक्रमण करेंगे। इनके अंदर वो भय होना चाहिए कि भूल जाए कि चाकू की स्पेलिंग क्या होती है। गायत्री जी, हंसी मजाक नहीं है ये बिल्कुल हंसी मजाक का विषय नहीं है। हमारी माननीय निर्वाचित मुख्यमंत्री के ऊपर अगर कातिलाना हमला हो सकता है, हमारी अपनी छोड़ दीजिए, हमें अपनी या किसी और की चिंता नहीं है, लेकिन अगर निर्वाचित मुख्यमंत्री दिल्ली के सुरक्षित हैं, हमारे प्रधानमंत्री सुरक्षित हैं, माननीय योगी जी सुरक्षित हैं, हमारे गृह मंत्री सुरक्षित हैं, मोहन भागवत जी तो ये मान के चलिए कि हमारी बहुत बड़ी प्रशासनिक और सुरक्षा में चूक है, सेंध है। और इसमें तो जितनी भी ताकत लग जाए उतनी लगा करके, और एक नसीहत में देना चाहूंगा अपने पुलिस कर्मियों को भी, अपने पुलिस विभाग के सहयोगियों को भी, मेरी बात जो है, लोग उससे 99% लोग असहमत होंगे। लानत है ऐसे आदमी के ऊपर जिसने एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के ऊपर आक्रमण करने वाला अपने पैर पर जेल चला जाए। समझ रही हैं आप? लानत है हमारी ऐसी लुंज पुंज व्यवस्था पर कि ऐसा आदमी अपने पैरों पर जेल जा रहा है। उसको कैसे पहले जाना तो चाहिए, ये मैं इसके आपकी कल्पना शक्ति के ऊपर या आपके ऊपर छोड़ता हूं कि इनको तो जैसे जाना चाहिए था, जैसे यूपी पुलिस में भेजते हैं, जैसे हम और जगह भेजते हैं, उस तरीके से इनको जाना चाहिए था। पुलिस कोई सेवा समिति नहीं है कि जब अगर लग जाए मरणासन होंगे तो जेल जरूर जाएंगे। पहले आप जाएंगे आईसीयू में, फिर आप जाएंगे जेल। लेकिन इस तरीके से आपने निर्वाचित महिला मुख्यमंत्री के ऊपर कातिलाना हमला किया, उसके बाद आप अपने पैर पे चल के जाएंगे। कम से कम आज तो एक निर्णय कर लीजिए। इससे अच्छा तो हमारी लक्ष्मी सिंह पुलिस आयुक्त नोएडा ने किया कि जो दहेज हत्या वाला था कम से कम गोली खा गया। भारत के इतिहास में दहेज का आरोपी कातिल, उसको गोली लगी इनकाउंटर में। ऐसा डकैतों, असामाजिक तत्वों, राजपूत तत्वों को तो आपने गोली लगते सुना होगा, लेकिन दहेज हत्या का आरोपी उसको गोली लग जाए, ये अपने में पहला केस था। ये मैं समझता हूं पूरे भारतवर्ष का। मैं यही चाहता अच्छा, हूं कि जो किलर इंस्टिंक्ट है वो ऐसे ही होना चाहिए। जी। सवाल ये उठता है कि जी, जी, जी। जी, जी, प्लीज़ सर, प्लीज़ कंटिन्यू। मैं यही कह रहा हूं कि इसके बारे में हमको रीसेट करना होगा अपना बटन। हमारा प्रति उत्तर क्या होना चाहिए राष्ट्र विरोधी तत्वों के प्रति, एक रीसेट करना होगा। मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा कि छांगुर के केस में गायत्री जी हम बहुत कुछ कर सकते थे, और आज भी मैं ये फिर कहूंगा, आज भी हमने 10 में से 4 आउट ऑफ 10 हमने किया है, 6 आउट ऑफ 10 नहीं किया। अब राष्ट्र विरोधी तत्वों में जहां 500 करोड़ की रिश्वत आ रही है, वहां भी हम एक उदार दृष्टिकोण, अनिश्चितकालीन, ओपन एंडेड हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो बात बनती नहीं। इनको तो ऐसा छांगुर और उसके गिरोह, और ये जो उसके गिरोह के प्रमुख सदस्य थे, और रोहरा और उसकी पत्नी जिसने 13 संपत्ति छांगुर ने उनके नाम कराई थी, इनकी तो अब तक ये बिल्कुल तबाह हो जाने चाहिए थे, लेकिन तबाह हुए नहीं। तबाह जी। अभी गायत्री जी हुए नहीं। अब मैं जानना चाहूंगा कि तबाह क्यों नहीं हो पा रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है ये जो आरडीएक्स आ रहा था 200 किलो, मैं लापरवाही वाले पॉइंट पर बाद में आऊँगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये मिनिस्टर्स के लिए रहा होगा या फिर ये लोकल छोटे-छोटे, क्योंकि दिल्ली राजधानी है।
दिल्ली के अंदर जो भी धमाका होता है पूरी दुनिया सुनती है। दिल्ली में जो भी इश्यूज चल रहे होते हैं उसको पूरी दुनिया फॉलो करती है। अभी रिसेंटली हमने देखा किस तरीके से स्ट्रे डॉग मुद्दे को भी अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट सभी ने कवर किया। तो दिल्ली में छोटी से छोटी बात बड़ी हो जाती है। यहाँ पर मिनिस्टर्स को टारगेट करना या फिर यहाँ पे छोटे-छोटे बम बनाना, आप क्या लगता है सर आपको? छोटे-छोटे अटैक करना। देखिए, पहली चीज आरडीएक्स कभी छोटा नहीं हो सकता। आरडीएक्स आरडीएक्स है। इसमें जो सबसे छोटा होगा वो भी बहुत बड़ा होगा। अब टेररिस्ट के माइंड के पीछे चलिए, टेररिस्ट की आंख के पीछे जाइए, उसके दिमाग में चल क्या रहा है। अधिक से अधिक विध्वंस, अधिक से अधिक पब्लिसिटी, अधिक से अधिक चर्चा, तो उससे ज्यादा अधिक से अधिक उनको पैसे मिलेंगे और ग्रांट मिलेंगी और इमदाद मिलेगी। इसके मद्देनजर स्थान का चयन उन्होंने सही किया। अब आता है टारगेट का चयन। क्या विशिष्ट व्यक्ति था या विशिष्ट स्थान था? जिस तरीके के ये लोग हैं, ये इनकी सामर्थ्य की बात नहीं है कि ये हमारे किसी लोकप्रिय नेता के ऊपर आक्रमण कर सकें। हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूं और आदमी को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी भी कुछ हो सकता है। जब हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के ऊपर कातिलाना हमला हो सकता है पूरी सुरक्षा के बावजूद, तो मैं कम से कम बहुत संतुष्ट नहीं हूं कि हमारे राजनेताओं को पर्याप्त सुरक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। मैं यही कहूंगा, नहीं मिल रही है। और इस तरीके का अगर आप एक याद करें, भगवान न करे एक आक्रमण हो जाता है, तो विश्व भर में न केवल एक भारत के लिए, पुलिस के लिए एक कलंक होगा, बल्कि हमारी जो आम ख्याति है, जो जनरल रेपुटेशन है जीरो टॉलरेंस की, उसके ऊपर भी बट्टा लगेगा। तो इन तमाम चीजों के ऊपर, और दिल्ली तो भारत की राजधानी है, तमाम ऐसे आयोजन हो रहे हैं। ऐसे तमाम आयोजनों के मद्देनजर आपने देखा होगा विशिष्ट व्यक्तियों का आवागमन भी होता है। तो ये कई कॉम्बिनेशन रखते हैं चरमपंथी, और प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, और जहां जैसा दांव लग जाता है, तो गायत्री जी उसके अनुरूप ये कार्य कर लेते हैं। आपको याद होगा, नक्सल पंथी एक ही रास्ते पर आरडीएक्स और डायनामाइट नहीं बिछाते थे, वो कई रास्तों पे बिछा देते थे। कि विशिष्ट व्यक्ति अगर अमुक रास्ता नहीं लिया और दूसरा रास्ता लिया, तो दूसरे में ब्लास्ट कर दिया, दूसरे में नहीं गए तो तीसरे में ब्लास्ट कर दिया, कुछ भी नहीं मिला तो आपके पुलिस ऑफिस को ब्लास्ट कर दिया। तो इनके पास तमाम विकल्प रखते हैं, और इसीलिए जरूरी होता है कि इनसे बृहद पूछताछ की जाए, नार्को एनालिसिस की जाए, लाइट डिटेक्टर टेस्ट में इनको किया जाए, और जितनी बातें कर रहे हैं उनको कोरोबोरेटिव एविडेंस के माध्यम से तौल करके एक रूपरेखा तैयार करें कि आखिर इनके मंसूबे क्या थे। और आप भी जानती, मैं भी जानता हूं, गहराई से पूछताछ किया जाए तो ये जो बेपेंदी के लोटे हैं, शाहनवाज और उजैर, इनका ग्रामोफोन का रिकॉर्ड बड़े जल्दी बजने लगेगा। जी सर। सर ये भी तो हो सकता है कि ये सिर्फ कोरियर बॉयज रहे हों, 200 किलो ला के किसी और को, क्योंकि जिस तरीके से इनका जो हम लोगों ने फोटोग्राफ्स देखी हैं, जो पिक्चर्स देखी हैं, एज देखी है, इन लोगों का गेटअप या जो रिफ्लेक्ट करता है, दे कैन नॉट बी द मास्टरमाइंड फॉर समथिंग सो बिग। ये 2 लोग नहीं हो सकते, ये कोरियर बॉयज ज़्यादा लग रहे थे। कुरियर बॉयज होने की संभावना उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि आप ये देखें कि ये माल बहुत कीमती है, करोड़ों का माल है ये। वैसे इसकी तो कोई कीमत ही नहीं, मार्केट वैल्यू, लेकिन अगर कोई चरमपंथी से आप पूछें तो वो करोड़ों दे देगा 200 किलो आरडीएक्स के लिए। और दो इतने करोड़ों की चीज अनाड़ियों के हाथ में देना, मैं समझता हूं कि बंदर के हाथ में अस्तुरा देने के बराबर होगा, या उससे भी ज्यादा घातक होगा। आप ये समझ लीजिए कि ये बिल्कुल जानकार थे, ये पूरी तरीके से भिज्ञ थे। वरना पहला सवाल ये उठता कि जिस तरीके से आपने छोटे छोटे पैकेट्स में बांट करके आपने इनके पैकेट्स को ऐसा छितरा करके बस में लगाया, जिससे कि पुलिस तलाशी न दे पाए, तलाशी ले तो सब पकड़ा ना जाए माल। इससे साफ जाहिर है कि ये बराबर के हिस्सेदार हैं, और मुझे इनको षड्यंत्र के बारे में गायत्री जी, इनको पूरी जानकारी जरूर रही होगी। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन में सब चीज मालूम पड़ जाएगी, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री, एंटीसीडेंट्स और क्राइम, और कितनी बार इन्होंने जेल यात्रा आदि की है, उससे सब कुछ पता लग ही जाएगा। जी। अभी और भी सारी लॉट ऑफ रिपोर्ट्स आर स्टिल अवेटेड कि कहाँ से ये गाड़ी शुरू हुई, कहाँ से ये निकले, कहाँ से खरीदा और कहाँ जाने की तैयारी थी। जैसे इस पे डेवलपमेंट्स आती हैं तो हम इसको फिर से कवर करेंगे। थैंक यू सो मच सर। ये दिल दहला देने वाला मामला है, 200 किलो आरडीएक्स, मतलब आप दिल्ली को उड़ाने की तैयारी कर रहे थे। लुक्स लाइक दैट। बिकॉज़ सर एक छोटे बम में कितना आरडीएक्स लग जाता होगा? मैं जस्ट अपने व्यूअर्स के लिए पूछना चाह रही थी।
आप ये जो देख लीजिए, छोटे जो पहले आप याद करेंगे छोटे मोटे बॉम्ब्स होते थे, जैसे टिफिन बॉक्स आपके बॉम्ब्स होते थे, जैसे आपके डॉल बॉम्ब्स होते थे, जैसे आपके टिफिन बॉम्ब्स होते थे। आप कितनी डिवास्टेटिंग उनका इम्पैक्ट होता था, आपको अंदाज नहीं होगा। भगवान न करे कभी दोबारा वो दुर्दिन देखने पड़े, जब वो दिल्ली में होते थे। एक एक ब्लास्ट में 17-17 जो प्रेशर कुकर बॉम्ब्स होते थे, ये इस तरीके के, मतलब 2500 उस तरीके के ब्लास्ट होते थे। इंडियन मुजाहिदीन ने इसमें एक्सपर्टीज और कश्मीरी मिलिटेंट्स ने इसमें एक्सपर्टीज हासिल की है। और बागपत कितनी दूर है दिल्ली से? 52 किलोमीटर है दिल्ली से। वो तो ऑलमोस्ट दिल्ली पहुंच ही गए थे, तो भला हो ये डिटेक्ट हो गए और पकड़े गए। लेकिन गायत्री जी, आपने बिल्कुल सही कहा, आगे आगे जैसे ही इंफॉर्मेशन आती है हम लोग दोबारा बैठेंगे इसके लिए। सर, एक बॉम्ब के अंदर, जो आप जैसे टिफिन बॉम्ब की बात कर रहे हैं, कितना आरडीएक्स इस्तेमाल होता होगा रफली? टिफिन में कितना आएगा? 1 किलो आएगा। सोचिए 200 किलो लेकर चल रहे थे, तो ये हम्म। एक अपने आप में क्या किस लेवल का ये डिस्ट्रक्शन की तैयारी थी, मैं व्यूअर्स की इमेजिनेशन पे छोड़ दूंगी, अंदाजा उन्हें खुद ही लग जाएगा। बट जितना मैं और सर समझ पाए हैं, दिस इज नॉट फॉर रैंडम अटैक्स अक्रॉस द दिल्ली। मे बी संसद कुड हैव बीन अ टारगेट, और इवन सम मिनिस्टर्स रैली एंड सम थिंग्स लाइक दैट, क्योंकि संसद में अभी सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। इट कैन नॉट बी सो मेनी कोइंसिडेंसेस। रेकी करने के लिए भी बंदे जाते हैं अंदर कई बार। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। वेरी जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। फीडबैक के लिए सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक जय यू हिंद, सर। जय श्री राम गायत्री जी। थैंक यू। थैंक यू।